चलिए हम लोग इवोल्यूशन का डिस्कशन कर लेते हैं। बताइए इवोल्यूशनरी बायोलॉजी किसको कहते हैं? जी हाँ, अर्थ पर लाइफ की हिस्ट्री का स्टडी करना इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहलाता है। जी हाँ, अर्थ पर लाइफ की हिस्ट्री का स्टडी करना इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहलाता है। फ्लोरा और फौना में करोड़ों वर्ष पहले हुए अर्थ पर चेंजेस को समझने के लिए ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में समझना होगा। अर्थात हमें अर्थ, स्टार और स्वयं यूनिवर्स के इवोल्यूशन को जानना होगा। यह लाइफ की ओरिजिन तथा अर्थ नामक प्लैनेट पर लाइफ फॉर्म के इवोल्यूशन या बायोडाइवर्सिटी की कहानी है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ। चलिए रिवाइज कीजिए 7.1 ओरिजिन ऑफ लाइफ को। जब हम रात के समय आसमान की ओर स्टार्स को देखते हैं तो हम लोग एक तरह से बीते हुए समय की ओर देखते हैं। स्टेलर डिस्टेंस को लाइट ईयर में मापा जाता है। आज हम जिन ऑब्जेक्ट्स को स्टार्स के रूप में देखते हैं उनके द्वारा इमिटेड लाइट की यात्रा लाखों वर्ष यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर पहले शुरू हुई थी। ये स्टार्स हमसे ट्रिलियन ऑफ किलोमीटर्स दूर है और हमारी आंखों तक पहुंच रहे हैं। अपने आसपास की चीज़ों को जब हम देखते हैं तो वे हमें तुरंत दिख जाती हैं क्योंकि वे प्रेजेंट टाइम की है। जब हम स्टार को देखते हैं तो हम स्पष्ट रूप से पास्ट में ताक झांक यानी कि पीपिंग कर रहे होते हैं। यूनिवर्स की हिस्ट्री में लाइफ की ओरिजिन एक यूनिक इवेंट माना गया है। यूनिवर्स विशाल यानी कि वास्ट है। अर्थ अपने आप में यूनिवर्स की केवल एक कणिका यानी कि स्पीक है। बताइए स्टेलर डिस्टेंस किसमें मेजर्ड किया जाता है? जी हाँ, स्टेलर डिस्टेंस को लाइट ईयर्स में मेजर्ड किया जाता है। जी हाँ, स्टेलर डिस्टेंस को लाइट ईयर्स में मेजर्ड किया जाता है। बताइए यूनिवर्स कितना ईयर ओल्ड है? जी हाँ, यूनिवर्स लगभग 20 बिलियन ईयर ओल्ड है। जी हाँ, यूनिवर्स लगभग 20 बिलियन ईयर ओल्ड है। बताइए गैलेक्सीज में क्या क्या पाए जाते हैं? जी हाँ, गैलेक्सीज में स्टार्स, गैसियस क्लाउड तथा डस्ट पाए जाते हैं। जी हाँ, गैलेक्सीज में स्टार्स, गैसियस क्लाउड तथा डस्ट पाए जाते हैं। यूनिवर्स में गैलेक्सीज का विशाल समूह यानी कि ह्यूज क्लस्टर पाया जाता है। कौन सी थियरी यूनिवर्स की ओरिजिन के बारे में हमें कुछ बताने का प्रयास करती है? जी हाँ, यूनिवर्स की ओरिजिन के बारे में बिग बैंग थियरी हमें कुछ बताने का प्रयास करती है। यह एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन के बारे में बताता है जो फिजिकल टर्म में अनइमेजिनेबल है। जी हाँ, यूनिवर्स की ओरिजिन के बारे में बिग बैंग थियरी हमें कुछ बताने का प्रयास करती है। यह एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन के बारे में बताता है जो फिजिकल टर्म में अनइमेजिनेबल है। एक्सप्लोजन के फलस्वरूप यूनिवर्स एक्सपांड हुआ तथा टेम्परेचर में कमी आई। कुछ समय बाद हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस बनी। ये गैसेस ग्रेविटेशन के कारण कंडेंस्ड हुई और प्रेजेंट डे यूनिवर्स के गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। मिल्की वे गैलेक्सीज में सोलर सिस्टम में अर्थ का निर्माण कब माना जाता है? जी हाँ, मिल्की वे गैलेक्सी में सोलर सिस्टम में अर्थ का निर्माण 4.5 बिलियन ईयर्स पहले माना जाता है।
जी हाँ, मिल्की वे गैलेक्सी में सोलर सिस्टम में अर्थ का निर्माण 4.5 बिलियन ईयर्स पहले माना जाता है। अर्ली अर्थ पर एटमॉस्फेयर नहीं था। बताइए, अर्थ को कवर करने वाली मोल्टेन मास से क्या रिलीज हुई और सन की यूवी रेज ने वाटर को किस में तोड़ दिया तथा इस प्रकार S2 हल्की प्राप्त हुई। जी हाँ, अर्ली अर्थ पर एटमॉस्फेयर नहीं था। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड NH3 आदि अर्थ को कवर करने वाले मोल्टेन मास से रिलीज हुई। सन की यूवी रेज ने वाटर को H2MO2 में स्प्लिट कर दिया। इस प्रकार हल्की S2 प्राप्त हुई। जी हाँ, अर्ली अर्थ पर एटमॉस्फेयर नहीं था। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड NH3 आदि अर्थ को कवर करने वाले मोल्टेन मास से रिलीज हुई। सन की यूवी रेज ने वाटर को H2MO2 में स्प्लिट कर दिया। इस प्रकार हल्की S2 प्राप्त हुई। ऑक्सीजन ने NH3 तथा CH4 के साथ मिलकर वाटर, CO2 तथा अदर गैसेस का फॉर्मेशन किया। ऑक्सीजन ने NH3 तथा CH4 के साथ मिलकर वाटर, CO2 तथा अदर गैसेस का फॉर्मेशन किया। अर्थ की चारों ओर ओजोन लेयर बनी। ठंडे हुए वाटर वेपर वर्षा के रूप में बरसी तथा सारे डिप्रेशंस यानी कि गहरे स्थान जल से भर गए, जिससे ओशियन बने। बताइए, अर्थ पर कब लाइफ प्रकट हुई। जी हाँ, अर्थ बनने के 500 मिलियन ईयर बाद यानी कि लगभग 4 बिलियन ईयर्स पहले लाइफ प्रकट हुई। जी हाँ, अर्थ बनने के 500 मिलियन ईयर बाद यानी कि लगभग 4 बिलियन ईयर्स पहले लाइफ प्रकट हुई। क्या लाइफ अंतरिक्ष यानी कि आउटर स्पेस से आई। अर्ली ग्रीक विचारक मानते हैं कि यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि स्पोर्स अर्थ सहित विभिन्न प्लैनेट में ट्रांसफर हुई थी। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स पैनस्पर्मिया को अभी भी फेवरेट आइडिया मानते हैं। थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनरेशन। काफी समय तक माना जाता रहा कि जीवन डिकेइंग तथा रोटेइंग मैटर जैसे स्ट्रॉ, मड आदि से प्रकट हुआ। लुईस पास्चर ने केयरफुल एक्सपेरिमेंट करते हुए यह बताया कि लाइफ पहले से उपस्थित यानी कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है। पास्चर ने दिखाया कि पहले से स्टेराइल किए गए फ्लास्क में किल्ड ईस्ट से न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं होते, जबकि खुले फ्लास्क में किल्ड ईस्ट को रखने से कुछ समय बाद न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। इस प्रकार स्पॉन्टेनियस जनरेशन को हमेशा के लिए डिसमिस कर दिया गया। हालांकि इन बातों से यह पता नहीं चलता कि अर्थ पर जीवन सबसे पहले कब आया। बताइए, किसने बताया था कि लाइफ सबसे पहले प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है। जी हाँ, लुईस पास्चर ने केयरफुल एक्सपेरिमेंट करते हुए यह बताया कि लाइफ पहले से उपस्थित यानी कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है। पास्चर ने दिखाया कि पहले से स्टेरलाइज किए गए फ्लास्क में किल्ड ईस्ट से न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं होते, जबकि दूसरे खुले फ्लास्क में किल्ड ईस्ट को रखने से कुछ समय बाद न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। इस प्रकार स्पॉन्टेनियस जनरेशन को हमेशा के लिए डिसमिस कर दिया गया। जी हाँ, लुईस पास्चर ने केयरफुल एक्सपेरिमेंट करते हुए यह बताया कि लाइफ पहले से उपस्थित यानी कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है। पास्चर ने दिखाया कि पहले से स्टेरलाइज किए गए फ्लास्क में किल्ड ईस्ट से न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म
पैदा नहीं होते, जबकि दूसरे खुले फ्लास्क में किल्ड ईस्ट को रखने से कुछ समय बाद न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। इस प्रकार स्पॉन्टेनियस जनरेशन को हमेशा के लिए डिसमिस कर दिया गया। चलिए हम लोग थियरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। किस साइंटिस्ट ने बताया कि जीवन का पहला रूप प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे आरएनए, प्रोटीन आदि से आया हुआ हो सकता है तथा लाइफ का निर्माण केमिकल इवोल्यूशन के बाद हुआ। That is formation of diverse organic molecules from inorganic constituents. जी हाँ, रसिया के ओपेरिन तथा इंग्लैंड के हेलेडेन ने बताया कि जीवन का पहला रूप प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे आरएनए, प्रोटीन आदि से आया हुआ हो सकता है तथा लाइफ का निर्माण केमिकल इवोल्यूशन के बाद हुआ। जी हाँ, रसिया के ओपेरिन तथा इंग्लैंड के हेलेडेन ने बताया कि जीवन का पहला रूप प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे आरएनए, प्रोटीन आदि से आया हुआ हो सकता है तथा लाइफ का निर्माण केमिकल इवोल्यूशन के बाद हुआ। केमिकल इवोल्यूशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। केमिकल इवोल्यूशन में इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से विभिन्न ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का निर्माण हुआ होगा। उस समय अर्थ की कंडीशन क्या रही होगी? जी हाँ, केमिकल इवोल्यूशन में इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से विभिन्न ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का निर्माण हुआ। उस समय अर्थ की कंडीशन हाई टेम्परेचर, वोल्केनिक एस्ट्रोम्स, CH4, NH3 एटसेट्रा कंटेनिंग रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। जी हाँ, केमिकल इवोल्यूशन में इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से विभिन्न ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का निर्माण हुआ। उस समय अर्थ की कंडीशन हाई टेम्परेचर, वोल्केनिक एस्ट्रोम्स, CH4, NH3 एटसेट्रा कंटेनिंग रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर रहा होगा। बताइए किसने, कब और कहाँ के वैज्ञानिक ने प्रारंभिक अर्थ वाली सिमिलर कंडीशन को पैदा की और उन्हें क्या प्राप्त हुआ? जी हाँ, 1953 में अमेरिकी वैज्ञानिक SL मिलर ने अपनी लैब में प्रारंभिक अर्थ वाली सिमिलर कंडीशन पैदा की। इन्होंने क्लोज फ्लास्क में 800 डिग्री सेल्सियस पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया, जिसमें CH4NH3S2 और वाटर वेपर को लिया। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के फलस्वरूप इन्हें एमाइनो एसिड प्राप्त हुआ। जी हाँ, 1953 में अमेरिकी वैज्ञानिक SL मिलर ने अपनी लैब में प्रारंभिक अर्थ वाली सिमिलर कंडीशन पैदा की। इन्होंने क्लोज फ्लास्क में 800 डिग्री सेल्सियस पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया, जिसमें CH4NH3S2 और वाटर वेपर को लिया। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के फलस्वरूप इन्हें एमाइनो एसिड प्राप्त हुआ। अन्य वैज्ञानिकों ने सिमिलर एक्सपेरिमेंट में क्या प्राप्त किया? जी हाँ, 1953 में अमेरिकी वैज्ञानिक SL मिलर ने अपनी लैब में प्रारंभिक अर्थ वाली सिमिलर कंडीशन पैदा की। इन्होंने क्लोज फ्लास्क में 800 डिग्री सेल्सियस पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया, जिसमें CH4NH3S2 और वाटर वेपर को लिया। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के फलस्वरूप एमाइनो एसिड प्राप्त हुए। अन्य वैज्ञानिकों ने सिमिलर एक्सपेरिमेंट में शुगर, नाइट्रोजन बेसिस, पिगमेंट्स तथा फैट को ऑब्जर्व किया। जी हाँ, अन्य वैज्ञानिकों ने सिमिलर एक्सपेरिमेंट में शुगर, नाइट्रोजन बेसिस, पिगमेंट्स तथा फैट को ऑब्जर्व किया। जी हाँ, मेटियोराइट कंटेंट के एनालिसिस से पता चला कि ठीक ऐसे ही प्रोसेसेस स्पेस में किसी अन्य स्थान पर होती रही होंगी। लिमिटेड एविडेंस के आधार पर कॉन्जेक्टरी स्टोरी यानी कि निराधार कल्पना वाली कहानियों का पहला भाग अर्थात केमिकल इवोल्यूशन को थोड़ा बहुत एक्सेप्ट किया जा सकता है। हम नहीं जानते कि लाइफ का
सेल्फ रेप्लिकेशन मेटाबॉलिक कैप्सूल कब पैदा हुआ? मेटियोराइट कंटेंट के एनालिसिस से पता चला कि ठीक ऐसे ही प्रोसेसेस स्पेस में किसी अन्य स्थान पर होती रही होंगी। लिमिटेड एविडेंस के आधार पर कॉन्जेक्टरी स्टोरी यानी कि निराधार कल्पना वाली कहानियों का पहला भाग अर्थात केमिकल इवोल्यूशन को थोड़ा बहुत एक्सेप्ट किया जा सकता है। हम नहीं जानते कि लाइफ का सेल्फ रेप्लिकेशन मेटाबॉलिक कैप्सूल कब पैदा हुआ। बताइए लाइफ का पहला नॉन सेलुलर फॉर्म कब पैदा हुआ होगा तथा वे कौन से मॉलिक्यूल रहे होंगे? जी हाँ, लाइफ का पहला नॉन सेलुलर फॉर्म 3 बिलियन ईयर पूर्व पैदा हुआ होगा तथा वे गायंट मॉलिक्यूल्स यानी कि आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स एटसेट्रा रहे होंगे। ये कैप्सूल शायद अपने मॉलिक्यूल्स को रिप्रोड्यूस भी करते रहे होंगे। जी हाँ, लाइफ का पहला नॉन सेलुलर फॉर्म 3 बिलियन ईयर पूर्व पैदा हुआ होगा तथा वे गायंट मॉलिक्यूल्स यानी कि आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स एटसेट्रा रहे होंगे। ये कैप्सूल शायद अपने मॉलिक्यूल्स को रिप्रोड्यूस भी करते रहे होंगे। जीवन का पहला सेलुलर फॉर्म कब तक प्रकट नहीं हुआ होगा? संभवतः ये कैसे रहे होंगे? जी हाँ, जीवन का पहला सेलुलर फॉर्म 2000 मिलियन ईयर अगो तक प्रकट नहीं हुआ होगा। संभवतः ये सिंगल सेल्स रहे होंगे। सभी लाइफ फॉर्म्स कहाँ रही होंगी? जी हाँ, जीवन का पहला सेलुलर फॉर्म 2000 मिलियन ईयर एगो तक प्रकट नहीं हुआ होगा। संभवतः ये सिंगल सेल्स रहे होंगे। सभी लाइफ फॉर्म्स पानी में ही रहे होंगे। नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स के इवोल्यूशन द्वारा धीरे धीरे लाइफ का पहला फॉर्म बना तथा बायोजेनेसिस की इस वर्जन को अधिकतर लोग स्वीकार करते हैं। लाइफ का पहला सेलुलर फॉर्म कैसे आज की कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी में विकसित हुआ, यह फैसिनेटिंग स्टोरी नीचे दी गई है। चलिए फिगर 7.1 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिलर्स एक्सपेरिमेंट को कम से कम 30 से 40 बार बनाइए। बताइए क्या इसमें आपको इलेक्ट्रोड्स की लेवलिंग दिख रही है? स्पार्क डिस्चार्ज की, वाटर आउट की लेवलिंग, कंडेंसर की लेवलिंग, वाटर इन की लेवलिंग, वाटर ड्रॉपलेट्स की लेवलिंग, वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की लेवलिंग, लिक्विड वाटर इन ट्रैप की लेवलिंग, बॉइलिंग वाटर की लेवलिंग, टू वैक्यूम पंप की लेवलिंग, गैसेस में कितने गैस की लेवलिंग की गई है इनका नाम बताइए। जी हाँ, गैसेस में 4 गैसेस की लेवलिंग की गई है। मीथेन, अमोनिया, वाटर, एस टू। चलिए फिर से बताइए। बताइए क्या इसमें आपको इलेक्ट्रोड्स की लेवलिंग दिख रही है? स्पार्क डिस्चार्ज की, वाटर आउट की लेवलिंग, कंडेंसर की लेवलिंग, वाटर इन की लेवलिंग, वाटर ड्रॉपलेट्स की लेवलिंग, वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की लेवलिंग, लिक्विड वाटर इन ट्रैप की लेवलिंग, बॉइलिंग वाटर की लेवलिंग,
टू वैक्यूम पंप की लेवलिंग। गैसेस में कितने गैस की लेवलिंग की गई है, इनका नाम बताइए। जी हाँ, गैसेस में 4 गैसेस की लेवलिंग की गई है। मीथेन, अमोनिया, वाटर, S2। फिर से बताइए, क्या इसमें आपको इलेक्ट्रोड्स की लेवलिंग दिख रही है? स्पार्क डिस्चार्ज की, वाटर आउट की लेवलिंग, कंडेंसर की लेवलिंग, वाटर इन की लेवलिंग, वाटर ड्रॉपलेट्स की लेवलिंग, वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की लेवलिंग, लिक्विड वाटर इन ट्रैप की लेवलिंग, बॉइलिंग वाटर की लेवलिंग, टू वैक्यूम पंप की लेवलिंग। गैसेस में कितने गैस की लेवलिंग की गई है, इनका नाम बताइए। जी हाँ, गैसेस में 4 गैसेस की लेवलिंग की गई है। मीथेन, अमोनिया, वाटर, S2। रिवाइज कीजिए 7.2 इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ए थियरी को। थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर यानी कि परंपरागत धार्मिक साहित्य हमें थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के बारे में बताते हैं। इस थियरी में 3 कोनोटेशंस यानी कि अर्थ हैं। फर्स्ट, संसार में आज जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वे ऐसे ही एज सच बनाए गए होंगे। सेकेंड, उत्पत्ति के समय से ही यह डाइवर्सिटी थी और भविष्य में भी ऐसी ही रहेगी। थर्ड, अर्थ केवल 4000 वर्ष पुराना है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर यानी कि परंपरागत धार्मिक साहित्य हमें थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के बारे में बताते हैं। इस थियरी में 3 कोनोटेशंस यानी कि अर्थ हैं। फर्स्ट, संसार में आज जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वे ऐसे ही एज सच बनाए गए होंगे। सेकेंड, उत्पत्ति के समय से ही यह डाइवर्सिटी थी और भविष्य में भी ऐसी ही रहेगी। थर्ड, अर्थ केवल 4000 वर्ष पुराना है। इन सभी विचारों की 19वीं सेंचुरी के समय में स्ट्रोंगली चैलेंज किया गया। बताइए, किसने विश्व भ्रमण के समय ऑब्जर्व करके निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी पर उपस्थित लिविंग फॉर्म आपस में संबंधताएं रखते हैं और उन लाइफ फॉर्म से भी समानता रखते हैं जो करोड़ों वर्ष पहले उपस्थित थी जबकि अब नहीं है। जी हाँ, चार्ल्स डार्विन ने HMS विगल यानी कि शेल शिप पर विश्व भ्रमण के समय ऑब्जर्व करके निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी पर उपस्थित लिविंग फॉर्म आपस में समानताएं रखते हैं और उन लाइफ फॉर्म से भी समानता रखते हैं जो करोड़ों वर्ष पहले उपस्थित थी जबकि अब नहीं है। जी हाँ, चार्ल्स डार्विन ने HMS विगल यानी कि शेल शिप पर विश्व भ्रमण के समय ऑब्जर्व करके निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी पर उपस्थित लिविंग फॉर्म आपस में समानताएं रखते हैं और उन लाइफ फॉर्म से भी समानता रखते हैं जो करोड़ों वर्ष पहले उपस्थित थी जबकि अब नहीं है। पृथ्वी पर विभिन्न लाइफ फॉर्म समय के साथ नष्ट यानी कि एक्सटिंक्ट होते गए और अर्थ हिस्ट्री के विभिन्न पीरियड में न्यू फॉर्म्स पैदा होते गए। यहाँ पर लाइफ फॉर्म का ग्रेजुअल इवोल्यूशन होता रहा। प्रत्येक पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक में वैरायटीज आती रही। उन कैरेक्टरिस्टिक में इन्हें नेचुरल कंडीशन यानी कि क्लाइमेट, फूड, फिजिकल फैक्टर आदि में रह सकने की सहायता दी तथा दूसरे की अपेक्षा अधिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रॉन्ग बनाया। डार्विन ने इंडिविजुअल या पॉपुलेशन के फिटनेस का जिक्र किया
तथा इसके अनुसार ये केवल रिप्रोडक्टिव फिटनेस है। जो इन्वायरमेंट से बेटर फिट थे उनसे दूसरे की तुलना में अधिक संतानें उत्पन्न हुई। ये ज़्यादा सर्वाइव करेंगे तथा नेचर द्वारा सेलेक्ट करे जाएंगे। डार्विन ने इसे नेचुरल सिलेक्शन कहा तथा इसे इवोल्यूशन के मैकेनिज्म के रूप में लागू किया। बताइए, क्या डार्विन के अनुसार पृथ्वी पर विभिन्न लाइफ फॉर्म्स समय के साथ नष्ट यानी कि एक्सटिंक्ट होते गए और अर्थ हिस्ट्री में विभिन्न पीरियड में न्यू फॉर्म्स पैदा होते गए? यहाँ पर लाइफ फॉर्म का ग्रेजुअल क्या इवोल्यूशन होता रहा? क्या प्रत्येक पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक में वेरिएशन आती रही? इन कैरेक्टरिस्टिक में इन्हें नेचुरल कंडीशन जैसे क्लाइमेट, फूड, फिजिकल फैक्टर आदि में रह सकने में सहायता दी तथा दूसरे की अपेक्षा अधिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रॉन्ग बनाया। डार्विन के अनुसार रिप्रोडक्टिव स्ट्रॉन्ग होने का क्या मतलब है? जी हाँ, चार्ल्स डार्विन ने HMS वीगल यानी कि शेल शिप पर जी हाँ, चार्ल्स डार्विन ने HMS वीगल, ध्यान से सुनिए, HMS वीगल यानी कि शेल शिप पर विश्व भ्रमण के समय ऑब्जर्व करके निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी पर उपस्थित लिविंग फॉर्म आपस में समानताएं रखते हैं और उन लाइफ फॉर्म से भी समानता रखते हैं जो करोड़ों वर्ष पहले उपस्थित थी जबकि अब नहीं है। पृथ्वी पर विभिन्न लाइफ फॉर्म्स समय के साथ साथ नष्ट यानी कि एक्सटिंक्ट होते गए और अर्थ हिस्ट्री के विभिन्न पीरियड में न्यू फॉर्म्स पैदा होते गए। यहाँ पर लाइफ फॉर्म का ग्रेजुअल इवोल्यूशन होता रहा। प्रत्येक पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन आती रही। इन कैरेक्टरिस्टिक्स ने इन्हें नेचुरल कंडीशंस जैसे कि क्लाइमेट, फूड, फिजिकल फैक्टर आदि में रह सकने में सहायता दी तथा दूसरे की अपेक्षा अधिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रॉन्ग बनाया। डार्विन ने इंडिविजुअल या पॉपुलेशन के फिटनेस का जिक्र किया तथा इनके अनुसार ये केवल रिप्रोडक्टिव फिटनेस है। रिप्रोडक्टिव फिटनेस डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन क्या है? जी हाँ, डार्विन के अनुसार जो इन्वायरमेंट से बेटर फिट थे उनसे दूसरे की तुलना में अधिक संतानें उत्पन्न हुई। इस प्रकार ये ज़्यादा सर्वाइव करेंगे तथा नेचर द्वारा सेलेक्ट करे जाएंगे। डार्विन ने इसे नेचुरल सिलेक्शन कहा था तथा ये इवोल्यूशन के मैकेनिज्म के रूप में लागू किया था। जी हाँ, डार्विन के अनुसार जो इन्वायरमेंट से बेटर फिट थे उनसे दूसरे की तुलना में अधिक संतानें उत्पन्न हुई। इस प्रकार ये ज़्यादा सर्वाइव करेंगे तथा नेचर द्वारा सेलेक्ट करे जाएंगे। डार्विन ने इसे नेचुरल सिलेक्शन कहा था तथा ये इवोल्यूशन के मैकेनिज्म के रूप में लागू किया था। दो ऐसे आदमी का नाम बताइए जिन्होंने भी डार्विन के जैसे हिस्से में कंक्लूजन निकाले। जी हाँ, अल्फ्रेड वेलेस एक नेचुरलिस्ट थे। इन्होंने मालाय आर्चिपिलेगो पर काम किया। डार्विन के समय इन्होंने भी सेम कंक्लूजन निकाले। समय बीतने के साथ स्पष्ट रूप से नए प्रकार के ऑर्गेनिज्म पहचान में आ गए। सभी उपस्थित लिविंग फॉर्म सिमिलैरिटीज शेयर करते हैं तथा कॉमन एंसेस्टर शेयर करते हैं। हालांकि ये एंसेस्टर यानी कि पूर्वज पृथ्वी के इतिहास के विभिन्न समय यानी कि इपोक, पीरियड एंड एराज में पाए जाते थे। अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री अर्थ की बायोलॉजिकल हिस्ट्री के साथ निकटता से जुड़ी यानी कि क्लोजली कोरिलेट्स है। जी हाँ, अल्फ्रेड वेलेस एक नेचुरलिस्ट थे। इन्होंने मालाय आर्चिपिलेगो पर काम किया। डार्विन के समय इन्होंने भी सेम कंक्लूजन निकाले। समय बीतने के साथ स्पष्ट रूप से नए प्रकार के ऑर्गेनिज्म पहचान में आ गए। सभी उपस्थित लिविंग फॉर्म सिमिलैरिटीज शेयर करते हैं तथा कॉमन एंसेस्टर शेयर करते हैं। हालांकि ये एंसेस्टर यानी कि पूर्वज पृथ्वी के इतिहास के विभिन्न समय यानी कि इपोक, पीरियड एंड एराज में पाए जाते थे। अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री अर्थ की
बायोलॉजिकल हिस्ट्री के साथ निकटता से जुड़ी यानी कि क्लोजली कोरिलेट्स है। बताइए क्या सभी उपस्थित लिविंग फॉर्म सिमिलैरिटीज शेयर करते हैं तथा कॉमन एनेसेस्टर शेयर करते हैं। हालांकि ये एनेसेस्टर यानी कि पूर्वज पृथ्वी के इतिहास के विभिन्न समय डेट इज इपोक पीरियड्स एंड एराज में पाए जाते थे। क्या अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री अर्थ की बायोलॉजिकल हिस्ट्री के साथ निकटता से जुड़ी यानी कि क्लोजली कोरिलेट्स है। जी हाँ, सभी उपस्थित लिविंग फॉर्म सिमिलैरिटीज शेयर करते हैं तथा कॉमन एनेसेस्टर्स शेयर करते हैं। हालांकि ये एनेसेस्टर यानी कि पूर्वज पृथ्वी के इतिहास के विभिन्न समय डेट इज इपोक पीरियड्स एंड एराज में पाए जाते थे। अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री अर्थ की बायोलॉजिकल हिस्ट्री के साथ निकटता से जुड़ी यानी कि क्लोजली कोरिलेट्स है। एक कॉमन परमिसिबल कंक्लूजन यह है कि अर्थ बहुत पुरानी है, न कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर एज वाज थॉट अर्लियर बट बिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड। जी हाँ, एक कॉमन परमिसिबल कंक्लूजन यह है कि अर्थ बहुत पुरानी है, न कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर एज वाज थॉट अर्लियर बट बिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड।